तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है वेनिस से, जहां पर विश्व प्रसिद्ध जासूस हरक्यूले पोयरोट अपनी रिटायरमेंट का समय व्यतीत कर रहे होते हैं। जासूसी के नए केसेस लाकर लोग उन्हें परेशान न करे, इस चीज के लिए उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर विटाले को अपना बॉडीगार्ड रखा हुआ होता है, जो ऐसे लोगों को उनसे दूर रखता था। हेलोवीन के दिन पोयरोट की पुरानी दोस्त और एक प्रसिद्ध मिस्ट्री राइटर एरिएडने उन्हें मिलने पहुंचती है। एरिएडने ने पोयरोट के ऊपर भी एक काफी प्रसिद्ध किताब लिखी थी। एरिएडने पोयरोट से इसलिए मिलने आई होती है क्योंकि वो चाहती थी कि वो उनके साथ मशहूर ओपरा सिंगर रोवेना ड्रेक की हेलोवीन पार्टी में चलें, जहां पर रोवेना पार्टी के बाद आत्माओं से बात करने के रिचुअल को जॉयस रेनॉल्ड्स के साथ करने वाली थी, जो प्रथम विश्व युद्ध के समय नर्स थी और आत्माओं से बात कर सकती थी। रोवेना ये रिचुअल अपनी बेटी अलीशिया से बात करने के लिए करना चाहती थी, जिसने अपनी मंगेतर मैक्सिम जेरार्ड की मंगनी तोड़ देने पर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन एरिएडने के मुताबिक जॉयस से एक फ्रॉड है, जिसका भांडा फोड़ने के लिए उन्हें पोयरोट की मदद चाहिए थी। इसके अलावा वो पोयरोट को ये भी बताती है कि रोवेना जिस महल में रहती है वो भी सुनने में आया है कि भूत आया है। पुराने समय में ये महल बच्चों का अस्पताल था, जहां पर एक बार महामारी फैलने के कारण बच्चों को मरने के लिए अंदर छोड़ दिया गया था, जिसके बाद से इन बच्चों की आत्माएं किसी भी नर्स और डॉक्टर जो इस महल में आते थे उन्हें मार देती थी। धूमधाम से बच्चों के लिए हेलोवीन पार्टी का आयोजन किया जाता है, जहां पर बच्चों और बड़ों के लिए तरह तरह के हेलोवीन गेम्स रखे गए होते हैं। पार्टी में रोवेना की फैमिली डॉक्टर फेरियर और उनका बेटा लियोपोल्ड भी मौजूद होते हैं। पार्टी के खत्म होने के बाद जॉयस से अपनी असिस्टेंट डेस्टिमोना हॉलैंड के साथ रोवेना के महल पहुंचती है। रोवेना ने रिचुअल के लिए कमरा तैयार कर दिया था, लेकिन जॉयस से तीसरे मंजिल पर मौजूद उनकी बेटी अलीशा के कमरे में रिचुअल को करने का फैसला करती है। रोवेना इस बात से चौंक पड़ती है कि आखिर जॉयस को ये कैसे पता चला। इसी दौरान जॉयस की मुलाकात एरिएडने और पोयरोट से भी होती है। वो उनसे कहती है, अच्छा तो इस बार आप मशहूर डिटेक्टिव पोयरोट को भी अपने साथ लेके आई हैं, ताकि मुझे झूठा साबित कर सके। इसके बाद ये सब लोग अलीशा के कमरे में पहुंचते हैं, जहां रोवेना की नौकरानी ओल्गा पोयरोट को बताती है कि रोवेना और उनकी बेटी अलीशा एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये दोनों हमेशा आपस में एक साथ इस महल में चहलकदमी करते रहते थे, और अलीशा के मंगेतर मैक्सिम के उनकी जिंदगी में आने से उनकी जिंदगी और खुशनुमा हो गई थी। लेकिन एक लड़ाई के कारण उनकी मंगनी टूट गई और इससे अलीशा को बहुत धक्का लगा। वो बीमार पड़ गई और उन्हें इस महल में मौजूद उन बच्चों की आत्माएं दिखने लगी। और एक दिन इन आत्माओं ने अलीशा की पीठ पर अपने पंजों से हमला किया और उसे बालकनी से नीचे पानी में धक्का दे दिया। और अब रोवेना जी ने इस जॉयस नाम की औरत को बुला लिया है, जो अलीशा की दुखी आत्मा को परेशान करने वाली है। मैं कह रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इस रिचुअल की हम सबको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। तभी जॉयस एक कमरे में आती है और कमरे को चारों तरफ देखकर कहती है, इस कमरे में मैं बहुत ज्यादा दर्द को महसूस कर पा रही हूँ। फिर वो एक खिलौना उठाती है और कहती है, बाबा। रोवेना चौंकते हुए कहती है, हाँ ये तो अलीशा का पसंदीदा खिलौना बाबा द रैबिट है। उसी वक्त अचानक महल की घंटी बजती है। ये मैक्सिम था। रोवेना मैक्सिम को देख बहुत गुस्सा होती है और उसे चले जाने के लिए कहती है, लेकिन मैक्सिम नहीं मानता और कहता है कि किसी ने उसे महल की तरफ से न्योता भेजा था, जिसमें लिखा था कि अलीशा से जुड़ी कोई बात है। जानने के लिए आज रात 10 बजे महल पहुंचो, और इस बात को जाने बिना वो वापस नहीं लौटेगा। इसके बाद अलीशा की आत्मा से बात करने का रिचुअल शुरू किया जाता है, जिसमें जॉयस से एक टाइपराइटर की मदद से अलीशा से बात करने वाली थी। वो सबके बीच में बैठ जाती हैं और अपने हाथों को आगे कर अलीशा को पुकारने लगती है। जॉयस से कहती है, अलीशा क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? तभी अचानक जॉयस के हाथ की एक उंगली हिलती है और टाइपराइटर पर वाइट शब्द टाइप होता है, जिसका मतलब होता है यस। जॉयस के चारों तरफ बैठे सभी लोग एकदम चौंक पड़ते हैं, क्योंकि जॉयस ने टाइपराइटर को हाथ भी नहीं लगाया था। जॉयस फिर कहती है, अलीशा क्या तुम्हें किसी ने मारा था? एक बार फिर से टाइपराइटर पर वाइट शब्द दबता है, जिसका मतलब था यस। जॉयस फिर से अलीशा से बात करने लगती है, लेकिन तभी पोयरोट चिल्लाते हैं, रुको। एरिएडने कहती है, पोयरोट जॉयस को रिचुअल पूरा करने दो प्लीज। लेकिन पोयरोट कहते हैं, अरे रुको, पहले मुझे आप सभी को जॉयस के दूसरे असिस्टेंट से तो मिलाने दो। पोयरोट चिमनी के अंदर हाथ डालते हैं और तभी एक लड़का नीचे गिरता है। उसी पर डेस्टिमोना कहती है, निकोलस तुम ठीक तो हो? पोयरोट कहते हैं, अच्छा तो इसका नाम निकोलस है, और इसकी और तुम्हारी आंखों को देखकर लगता है कि ये तुम्हारा भाई है ना? निकोलस से पोयरोट को एक मैग्नेटिक स्विच भी मिलता है। वो सभी को बताते हैं कि इसी की मदद से ये लोग इस टाइपराइटर को कंट्रोल कर रहे हैं। पोयरोट सभी को बताते हैं कि उन्होंने चिमनी में जूते के निशान को पहले ही देख लिया था। वो एरिएडने को कहते हैं, लो आपको आपकी किताब के लिए एक नया सब्जेक्ट मिल गया। और फिर वो रोवेना को कहते हैं, मैं माफी चाहता हूँ आपकी बेटी के लिए, लेकिन ये औरत एक फ्रॉड है।
लेकिन तभी अचानक जॉयसे की कुर्सी घूमने लगती है और वो बुरी तरह से कांपने लगती है। फिर अचानक वो जोर से चिल्लाती है और शांत हो जाती है। फिर वो माँ कहती है। रोवेना एकदम दंग रह जाती है क्योंकि ये आवाज एलिशा की थी। रोवेना कहती है, बेटी क्या ये तुम हो? तभी एलिशा की आवाज में जॉयसे कहती है, मुझे अकेला मत छोड़ो माँ, मैं मरना नहीं चाहती। कुर्सी दोबारा से घूमने लगती है और इस बार जॉयसे की आवाज आती है जो कहती है, मैं एलिशा को देख पा रही हूँ, वो बालकनी में अकेली नहीं है, उसके साथ कोई है, उसका मर्डर हुआ था। एलिशा मुझे पता हो तुम्हें किसने मारा? कुर्सी अभी भी घूम रही थी और घूमते हुए जॉयसे अपने हाथों से इशारा करती है और एलिशा की आवाज में कहती है, तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा। फिर एकदम से कुर्सी रुक जाती है, धड़ाम से दरवाजा खुलता है और जॉयसे कहती है, मर्डर। और इसी शब्द का पहला अक्षर एम टाइपराइटर पर अपने आप ही टाइप हो जाता है। सभी लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि जॉयसे पर विश्वास किया जाए या नहीं। इसके बाद पॉयरॉट जाने लगते हैं क्योंकि उनके मुताबिक जॉयसे एक फ्रॉड है। एरिएट ने उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, दरवाजे का अपने आप खुलना और टाइपराइटर का आखिर में अपने आप चलना, क्या तुम इस चीज को साबित कर सकते हो? ये कैसे हुआ? नहीं ना। पॉयरॉट के पास कोई जवाब नहीं था। अपनी बोट का इंतजार करते हुए पॉयरॉट की मुलाकात जॉयसे से फिर होती है। जॉयसे कहती है, आप जानते हैं आप और मैं एक ही हैं, हम दोनों ही हैं जो मरे हुए लोगों से बातें कर सकते हैं और उनकी आवाज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मेरी एलिशा से बात हुई थी और उसे मारा गया है। जिस पर पॉयरॉट कहते हैं, तो तुम्हें ये भी पता होगा ना कि उसे किसने मारा? जॉयसे कहती है, नहीं, लेकिन मैं फिर कोशिश करूंगी और पता लगा लूंगी। पॉयरॉट कहते हैं, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं जानता हूँ तुम झूठी हो। इस पर जॉयसे मुस्कुराते हुए कहती है, आप टेंशन बहुत लेते हैं पॉयरॉट। फिर वो अपने मास्क और ड्रेस को पॉयरॉट को पहनाते हुए कहती है, थोड़ा जिंदगी को एंजॉय किया कीजिए। इसके बाद वो चली जाती है। पॉयरॉट जॉयस की ड्रेस और मास्क लगा के महल के आर्किटेक्चर को देखने लगते हैं जब उन्हें हेलोवीन की पार्टी वाली जगह पर एप्पल बॉबिंग नाम की गेम दिखती है, जिसमें अपने मुंह से आपको पानी के अंदर से एप्पल निकालना होता है। पॉयरॉट को जॉयस की बात याद आती है कि जिंदगी में थोड़ा एंजॉय कीजिए। इसके बाद वो इस गेम को खेलने लगते हैं कि तभी अचानक पीछे से कोई आता है और उनके सिर पर जोर से मारता है और फिर उनके मुंह को पानी में पूरी तरह से डुबोने लगता है, जिससे उनका दम घुटने लगता है और फिर वो मर जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद पॉयरॉट के बॉडीगार्ड विटाली उन्हें पानी की टब से बाहर निकालते हैं। वो बने नहीं होते, बस बेहोश हो गए होते हैं। उसी पल बहुत जोर से किसी चीज की गिरने की आवाज आती है और फिर एरिएट ने पूरी तरह से चिल्लाने लगती है। किसी ने जॉयसे को ऊपर की मंजिल से नीचे फेंक दिया होता है। इसके कारण जॉयसे एक मूर्ति के ऊपर गिरती है और उस मूर्ति का हाथ उनके शरीर के आर पार हो जाता है। पॉयरॉट के सर पर चोट लगी होती है। रोवेना पॉयरॉट के लिए शहद डालकर चाय ले आती है और विटाली एक टेबल जिसके ऊपर ग्लोब लगा हुआ था उससे उठाते हैं। उसके नीचे फोन होता है। वो पुलिस को इस मर्डर की खबर दे देते हैं। मैक्सिम कहता है, मुझे तो वो औरत पागल लग रही थी, उसने जरूर खुद ही आत्महत्या कर ली होगी। लेकिन जॉयसे के दोनों असिस्टेंट कहते हैं, नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। एरिएट ने कहती है, उन्हें मर्डर के बारे में पता था, शायद इसलिए तो किसी ने उन्हें मार तो नहीं दिया। मैक्सिम कहता है, अरे उस जॉयसे को कुछ नहीं पता था, वो बस नौटंकी कर रही थी। रोवेना बोलती है, नहीं, वो एलिशा की आवाज में बोली थी, वो आवाज सच में मेरी बेटी की थी। मैक्सिम कहता है, मैं तो एरिएटने के साथ था, कहीं जॉयसे को इस डॉक्टर ने तो नहीं मारा, इसी की वजह से ही मेरी होने वाली वाइफ मारी गई। पूछो इससे ये कहा था जब ये खून हुआ। तभी जॉयसे के असिस्टेंट टेस्टिमोना कहती है, ओ नहीं, वो एक नर्स थी। ओल्गा एकदम बोल पड़ती है, उस चुड़ैल ने आत्माओं से बात करने की कोशिश की और उन्हीं आत्माओं ने उसका ये हश्र किया होगा। पॉयरॉट इन सभी की बातें सुनते हैं और फिर कमरे से तुरंत उठकर बाहर चले जाते हैं। अचानक दरवाजों को बंद करने की आवाज आती है। सभी लोग बाहर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। पॉयरॉट ने दरवाजों को बंद कर दिया था। वो सभी को कहते हैं कि आज मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है और फिर किसी ने जॉयसे को बेरहमी से मार दिया। खूनी तुम सब में से ही कोई है जिसका पता मैं लगा कर ही रहूंगा। तुम में से आज रात कोई भी इस महल से नहीं जा सकता। पुलिस को फोन करके बोल दो कि हर्क्यूले पॉयरॉट ने इस केस की छानबीन करने का जिम्मा उठा लिया है। पॉयरॉट बालकनी की छानबीन शुरू करते हैं जहां से जॉयसे गिरी थी। फिर वो रोवेना से पूछताछ शुरू करते हैं और बालकनी के ऊपर के हिस्से के बारे में पूछते हैं। बालकनी के ऊपर रोवेना का एक छोटा सा गार्डन था जहां वो वाइल्ड फ्लावर उगाती थी और मधुमक्खियां पालती थी क्योंकि एलिशा को शहद में वाइल्ड फ्लावर का फ्लेवर पसंद था। पॉयरॉट को रोवेना ये भी बताती है कि उन्होंने एलिशा की देखभाल के लिए कभी शादी नहीं की। बड़ी होने पर एलिशा ने मैक्सिम से शादी करने का फैसला किया जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो एलिशा से शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था। लेकिन जब उसे पता चला कि हम लोग के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं तो उसने एलिशा को छोड़ दिया, जिसके कारण एलिशा पागल हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। पॉयरॉट को रोवेना से ये भी पता चलता है कि
कि जॉयसे ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने एलिशा के बारे में भी काफी सारी बातें लिखी थी। इसके बाद ही रोवेना ने जॉयसे को अपने महल में इस रिचुअल को करने के लिए बुलाने का फैसला किया था। इसके बाद पॉयरोट ओल्गा की पूछताछ शुरू करते हैं, जो उन्हें बताती है कि वो जॉयसे की मौत के समय म्यूजिक रूम में रोवेना के साथ थी जब रात के 12 बज चुके थे। फिर पॉयरोट ओल्गा से कहते हैं, आपके मुताबिक जॉयसे तो एक चुड़ैल थी, आप काले जादू और सेटन में भी बिलीव करती हैं। ये सब चीजें तो एक कॉन्वेंट में एक नन को पढ़ाई जाती हैं और इस पढ़ाई के मुताबिक शैतानों और चुड़ैल को डुबाकर या जलाकर मार देना चाहिए। कहीं आपने ही तो जॉयसे को नहीं मारा? ओल्गा कहती है, हाँ, मैं नन बनने वाली थी लेकिन किसी कारण से नहीं बनी। मैं इन चीजों में विश्वास भी रखती हूँ लेकिन मैंने जॉयसे को नहीं मारा। पॉयरोट ओल्गा से अपना अगला सवाल पूछने लगते हैं कि तभी उन्हें किसी बच्चे के गुनगुनाने की आवाज आने लगती है और फिर अचानक उन्हें दीवार पर एम शब्द बनता हुआ दिखाई देने लगता है जो छत से दीवार पर पानी के टपकने से बन रहा था। पॉयरोट उस दीवार के पास जाते हैं और फिर ओल्गा से पूछते हैं, एज अ नन आपका सेंट नेम क्या था? ओल्गा कहती है, मारिया। पॉयरोट को तुरंत एम शब्द याद आता है जो टाइपराइटर पर वो आखिरी शब्द था जिसके बाद जॉयसे की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बारी आती है डॉक्टर फेरियर की, जो जॉयसे के मृत शरीर को चेक कर चुके होते हैं। इस पूछताछ में वो थोड़ा सा नर्वस होकर घबराने लगते हैं। फिर अचानक वो पॉयरोट को कहते हैं, आप मुझे प्लीज घूरिए मत। फिर गुस्से में लकड़ी के स्टूल को फेंक कर कहते हैं, मैंने कहा ना मुझे घूरिए मत। फेरियर का बेटा लियोपोल्ड कहता है, पापा आप शांत हो जाइए प्लीज। फेरियर शांत हो जाते हैं। असल में उन्होंने विश्व युद्ध में जंग लड़ी थी जिसका उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ा था, जिसके कारण उन्हें कभी भी गुस्सा आ जाता था। पॉयरोट उनसे कहते हैं कि आपको क्या लगता है एलिशा ड्रेक का मर्डर हुआ है? फेरियर कहते हैं, मेरे ख्याल से दिल टूटने के कारण वो मेंटल इलनेस का शिकार हो गई थी, इसलिए उन्हें बच्चों की आत्माएं दिख रही थी, उन्हें इलाज की जरूरत थी। वेनिस में कोई भी डॉक्टर इस महल में आने को तैयार ही नहीं था। फिर पॉयरोट कहते हैं, और आप एलिशा के इलाज के लिए इसलिए तैयार हुए क्योंकि आप रोवेना से प्यार करते हैं, है ना? पॉयरोट उनसे कोई और सवाल पूछ पाते कि तभी उन्हें बेचैनी सी होने लगती है। वो बाथरूम में आ जाते हैं। उन्हें बहुत ही अजीब सा लग रहा था, उनके हाथ कांप रहे थे और नल को खोलने पर उन्हें पानी के चलने की आवाज आ रही थी लेकिन पानी नहीं दिख रहा था। वो नीचे झुककर देखते हैं, नल से पानी नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो वापस उठकर शीशे में देखते हैं उन्हें पीछे एलिशा खड़ी दिखती है। उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखते हैं, वहां कोई नहीं होता और नल से पानी भी आ रहा होता है। वो घबराते हुए जैसे ही बाहर आते हैं लियोपोल्ड को वहां खड़ा पाते हैं, जो उनसे कहता है कि शायद मैं आपकी लिस्ट में नहीं हूँ, वैसे मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि मेरे पापा रात को मेरे साथ किचन में थे जब जॉयसे जी की मृत्यु हुई। जॉयसे जी के वो 2 असिस्टेंट भी हमारे साथ ही थे। तभी लियोपोल्ड कहता है, आपने नल खुला छोड़ दिया है पॉयरोट। पॉयरोट नल को बंद करते हुए कहते हैं, आज मैं थोड़ा ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। लियोपोल्ड कहता है, आपको आवाज़ें सुनाई दे रही है ना? पॉयरोट चौंकते हुए उसे देखते हैं। वो कहता है, आज हैलोवीन है, मरे हुए आज जिंदा हो जाते हैं, क्या पता वो बच्चों की आत्माएं आपको कुछ बताना चाहती हो। पॉयरोट कहते हैं, तुम बिल्कुल जॉयसे की तरह बोलते हो। लियोपोल्ड कहता है, वो झूठी थी, शायद इसलिए उन्हें उन बच्चों की आत्माओं ने मार दिया। इसके बाद पॉयरोट जॉयसे के असिस्टेंट्स डेस्डेमोना और निकोलस से अलग अलग पूछताछ शुरू करते हैं। निकोलस पॉयरोट को बताते हैं कि वो लोग हंगरी से हैं। विश्व युद्ध के दौरान उनका पूरा गांव जल गया था, सिर्फ वो दोनों ही इस दुर्घटना में बचे थे। जिसके बाद वो जॉयसे के लिए काम करने लगे और पैसा इकट्ठा करके ये दोनों अमेरिका जाना चाहते थे। डेस्डेमोना उन्हें बताती है कि वो दोनों जॉयसे जी की मृत्यु के समय किचन में ड्रिंक कर रहे थे, जहां पर लियोपोल्ड और डॉक्टर फेरियर भी थे। डेस्डेमोना से जब पॉयरोट जॉयसे जी के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि वो सब कुछ झूठ था, जबकि निकोलस इसके बिल्कुल उलट कहता है। वो कहता है कि अगर जॉयसे जी कह रही है कि एलिशा का मर्डर हुआ है तो ऐसा पक्का हुआ होगा, वो सच में आत्माओं से बात करती थी। पॉयरोट जब उस रिमोट के बारे में पूछते हैं तो निकोलस कहते हैं कि हाँ, हम कुछ ट्रिक्स करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठी थी। तभी पॉयरोट निकोलस से झूठ कहते हैं कि डेस्डेमोना तो कह रही थी कि तुमने जॉयसे को मारा है। वो यही बात डेस्डेमोना को कहते हैं कि निकोलस के मुताबिक तुमने जॉयसे को मारा है। पॉयरोट फिर कहते हैं, कहीं तुम दोनों ने जॉयसे को इसलिए तो नहीं मार दिया कि वो जान चुकी थी कि तुम दोनों उनकी झूठ की सच्चाई जानते हो और वो पुलिस को तुम दोनों के बारे में बता सकती है, जिसके बाद तुम्हें वापस हंगरी भेज दिया जाएगा। निकोलस कहते हैं, हम दोनों तो बस अमेरिका में एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते थे, हमने उन्हें नहीं मारा। लेकिन डेस्डेमोना इस बात को सुनकर घबरा जाती है और अचानक भागते हुए इस महल के दरवाजे की तरफ जाने लगती है। जब ऐन वक्त पर ओल्गा उन्हें गिरा देती है और कहती है, जब हम सब यहाँ फंसे हुए हैं तो तुम कैसे यहाँ से भाग सकती हो? इसके बाद निकोलस और डेस्डेमोना को एक टेबल के ऊपर बांध दिया जाता है। हैरियट ने पॉयरोट से कहती है, तो इन दोनों ने ही जॉयसे जी को मारा था। लेकिन पॉयरोट कहते हैं, हाँ हो सकता है, लेकिन मेरी छानबीन अभी खत्म नहीं हुई। तभी वो सभी को कहते हैं, क्या तुम लोगों को ये आवाज सुनाई दे रही है? ये बच्चों के गुनगुनाने की आवाज। हैरियट ने कहती है, पॉयरोट मेरे ख्याल से जब से तुम्हें सिर पर चोट लगी है
तुम कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगे हो। तभी लियोपोल्ड कहता है, क्या आप भी इन आवाज़ों को सुन पा रहे हैं? तब तो हम 2 लोग हो गए जो इन्हें सुन पाते हैं। तभी पॉयरोट को एक छोटी बच्ची की परछाई भागते हुए दिखती है। वो उसका पीछा करते हुए एक कमरे के बाहर पहुंचते हैं, जहां पर दरवाजे के पीछे उन्हें एक छोटी लड़की मिलती है। पॉयरोट उसे कहते हैं, घबराओ मत बेटी, क्या तुम दूसरे बच्चों के साथ यहाँ आई थी और तुम यहाँ इतनी देर से छुपी हुई थी, है ना? वो बच्ची हाँ कहती है। फिर पॉयरोट उसे पूछते हैं, क्या तुमने किसी औरत को गिरते हुए देखा था? वो बच्ची फिर से हाँ कहती है। पॉयरोट फिर पूछते हैं कि क्या तुमने देखा था कि किसने उसे धक्का दिया था? वो बच्ची कुछ कह पाती उससे पहले ही एरिएडने वहां आ जाती है, जो पॉयरोट से कहती है, अरे तुम किससे बात कर रहे हो? पॉयरोट कहते हैं, मैं इस छोटी बच्ची से बात कर रहा हूँ। पॉयरोट दोबारा दरवाजे की तरफ देखते हैं, वहां कोई भी नहीं होता। पॉयरोट समझ ही नहीं पा रहे होते कि आखिर उन्हें हुआ क्या है कि तभी एक धमाके जैसी आवाज पूरे महल में गूंजने लगती है। सभी लोग डर के मारे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। पॉयरोट ध्यान से सुनते हैं, यह आवाज महल के बेसमेंट से आ रही होती है। पॉयरोट रोवेना से पूछते हैं, जो उन्हें बताती है कि इस महल में बेसमेंट तो है ही नहीं। पॉयरोट इस आवाज को सुनते हुए एक पेंटिंग के पास पहुंचते हैं, जिसे जब वह जोर से मारते हैं, पेंटिंग की दूसरी तरफ एक रास्ता बेसमेंट की तरफ जा रहा होता है। ये सभी इस रास्ते से बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहां इन्हें बहुत सारे खिलौने मिलते हैं और उन बच्चों की कंकाल भी मिलते हैं। विटाले कहते हैं, तो ये कहानी सच थी, इन बच्चों को सच में यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया था। इसके अलावा इन्हें उस आवाज के बारे में पता चल जाता है। मौसम खराब होने के कारण एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा महल से टकरा रहा था, जिसके कारण ये आवाज आ रही थी। उधर फेरियर इन खिलौनों और बच्चों के कंकाल को देखकर घबराने लगते हैं। मैक्सिम उन्हें हिम्मत रखने के लिए कहते हुए समझाने लगते हैं कि तभी फेरियर को अचानक गुस्सा आ जाता है और वो मैक्सिम को बुरी तरह से मारने लगते हैं। दोनों में बुरी तरह से लड़ाई शुरू हो जाती है और फेरियर मैक्सिम का चेहरा एक टूटे हुए शीशे पर मारने ही वाले होते हैं कि बड़ी मुश्किल से लियोपोल्ड अपने पिता को शांत करता है। इसके बाद डेस्टिमोना और निकोलस को खोल दिया जाता है और फेरियर दवाई खाने के बाद म्यूजिक रूम में लेट जाते हैं। इस कमरे को लॉक करके रोवेना चाबी पॉयरोट को दे देती है। इसके बाद बारी आती है मैक्सिम की, जो पॉयरोट को कहते हैं कि रोवेना के मुताबिक तो मैंने ही एलिशा को मारा है और अब तो उस ढोंगी जॉयस ने भी कह दिया था ना कि एलिशा का मर्डर हुआ था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। पॉयरोट कहते हैं, टाइपराइटर पर आखिरी शब्द एम आया था, जो तुम्हारे नाम की तरफ इशारा करता है। तभी मैक्सिम का हाथ कट जाता है। एरिएड ने कहती है, इस पर शहद लगा लो, ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। मैक्सिम शहद को सूंघते हुए कहते हैं, इस शहद में वाइल्ड फ्लावर की सुगंध नहीं आ रही, मैं इसे नहीं लगा सकता। मैक्सिम अपने रुमाल निकालते हैं कि तभी उनकी जेब से एलिशा की फोटो गिरती है। पॉयरोट कहते हैं, आप अभी भी एलिशा से प्यार करते हैं, है ना? मैक्सिम हाँ कहते हुए कहते हैं कि असल में रोवेना एलिशा को अपनी से दूर देखना ही नहीं चाहती थी और एलिशा अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं एलिशा की जिंदगी से दूर चली गया। इसके कारण वो पागल हो गई, उसे इलाज की सख्त जरूरत थी, लेकिन इन लोगों ने उसका इलाज नहीं करवाया। पॉयरोट फिर मैक्सिम से वो इनविटेशन मांगते हैं जिसके कारण वो यहाँ आया था। पॉयरोट जैसे ही उस इनविटेशन को देखते हैं, उन्हें चक्कर सा आने लगता है और उन्हें इस इनविटेशन में एप्पल शब्द दिखने लगता है। एरिएड ने उन्हें संभालती है और दूसरे कमरे में ले जाती है। पॉयरोट की तबीयत खराब होने की बात सुनकर विटाले उनके पास पहुंचते हैं। पॉयरोट अचानक विटाले को कहते हैं, तुमने पिछले साल ही पुलिस की नौकरी छोड़ी थी, है ना? पर क्यों? विटाले उन्हें बताते हैं कि उन्हें पुलिस की नौकरी पसंद नहीं थी और अपने आखिरी केस के बाद उनसे और नौकरी नहीं हो पाई। पॉयरोट झट से कहते हैं, यह आखिरी केस कहीं एलिशा से जुड़ा तो नहीं था? विटाले कहते हैं, मैंने इस केस पर काम किया था और परिवार के कहने पर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। पॉयरोट कहते हैं, मैं समझ गया। फिर वो एरिएडने की तरफ देखकर कहते हैं, मेरा बॉडीगार्ड जो किसी को भी मेरे पास फटकने नहीं देता था, अचानक एक दिन वो तुम्हें मेरे पास लेकर आता है। तुम मुझे कन्विंस करती हो कि मैं रोवेना के इस रिचुअल में आऊं। विटाले ने पहले ही जॉयस को एलिशा के बारे में सारी बातें बता दी थी और मैक्सिम को तुमने ही इस रिचुअल में इनवाइट किया था। तुम तीनों एक साथ मिलकर इस छोटे रिचुअल को असली साबित करना चाहते थे, जिससे जॉयस और फेमस हो जाती, विटाले को ठीक ठाक पैसे मिल जाते और तुम्हें अपनी अगली किताब के लिए एक बेहतरीन नई कहानी, मशहूर डिटेक्टिव पॉयरोट का वो पहला जादुई केस जिसे वो सुलझा नहीं पाए, है ना? तुमने ऐसा क्यों किया एरिएंडे? एरिएंडे कहती है, मैं क्या कर दी, मेरी कोई भी किताब नहीं चल रही थी और मुझे एक मशहूर किताब किसी भी हाल में लिखनी थी। तुम भूल रहे हो कि तुम्हें भी मैंने ही फेमस किया था, तो क्या हो गया अगर मैंने तुम्हें अपनी अगली किताब के लिए इस्तेमाल कर भी लिया तो? पॉयरोट फिर कहते हैं, लेकिन इसके लिए किसी का खून कर देना ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन एरिएडने और विटाले दोनों इस बात के लिए इनकार करते हैं कि तभी डेस्टिमोना दौड़ते हुए कमरे में आती है और पॉयरोट को कहती है, चाबी लेकर जल्दी आइए, म्यूजिक रूम में कोई और भी है। पॉयरोट और बाकी सभी जैसे ही कमरे में घुसते हैं, डॉक्टर फेरियर की पीठ पर किसी ने खंजर घोंप दिया होता है। पॉयरोट दंग रह जाते हैं कि चाबी के उनके पास होते हुए आखिर फेरियर को मारा किसने? एरिएडने और विटाले तो उनके साथ थे। मैक्सिम कहता है, मैं डेस्टिमोना, ओल्गा, रोवेना और निकोलस के साथ था। रोवेना कहती है, जॉयस भी नर्स थी और फेरियर भी एक डॉक्टर थे, ये जरूर उन बच्चों की आत्माओं ने किया होगा। तभी विटाले कहता है,
म्यूजिक इस जगह की सबसे सेफ जगह थी, लेकिन यहाँ पर भी खून हो गया। इस महल में कोई भी जगह अब सेफ नहीं, हम में से कोई भी सेफ नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये किसी इंसान का नहीं किया हुआ है। फिर एरियट ने कहती है, चलिए सब बाहर चलिए, डिटेक्टिव पॉयरोट को इस केस पर काम करने दीजिए। और खुद भी बाहर जाते हुए वो कहती है, पॉयरोट तुम हर केस को सुलझा नहीं सकते। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम सबसे भी बड़ी होती हैं, जिन्हें हम हरा नहीं सकते। पॉयरोट भी कमरे से बाहर जाने लगते हैं जब उन्हें एलिशा की कुछ तस्वीरें दिखती हैं, जिसमें उन्हें वो छोटी बच्ची भी दिखती है जिससे उनकी मुलाकात इस महल में हुई थी। असल में वो एलिशा थी। वो घबरा कर एलिशा के कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। तभी कमरे में पड़े शीशे में उन्हें छोटी एलिशा दिखने लगती है, जो चीख चीख कर कहने लगती है, आखिर तुम्हारे पास जवाब क्यों नहीं है, तुम्हारे पास जवाब क्यों नहीं है। और फिर वो कांच टूट जाता है, जिसके कारण टेबल पर पड़ा कप नीचे गिर जाता है। पॉयरोट उस कप को झुक कर देखते हैं। उन्हें वहां फोटो का एक टुकड़ा मिलता है, जो कि असल में मैक्सिम के पास पड़े फोटो का टुकड़ा था, जिसमें उन्हें कुछ फूल दिखते हैं। उधर मैक्सिम सबको कहता है कि हमें यहाँ से किसी भी हाल में निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। कि तभी पॉयरोट वहां आ जाते हैं। मैक्सिम पॉयरोट को कहते हैं, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। पॉयरोट कहते हैं, मैं जानता हूँ आज रात यहाँ 2 खून हुए हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आत्माओं ने इनका खून किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे तुम सब पर ही शक था, लेकिन इस तस्वीर ने सब बदल दिया। इस महल में एक तीसरा खून भी हुआ था, एलिशा का, और इस खून ने आज रात हुए इन दोनों खून को सुलझा दिया। एलिशा का खून किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी माँ रोवेना ने किया है, और अपने इस पाप को छुपाने के लिए उसे और 2 खून करने पड़े। रोवेना इस बात को सुन गुस्से से तिलमिला उठती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जिस छोटी बच्ची से मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती, उसे मैं क्यों मारूंगी। पॉयरोट कहते हैं, हाँ, वो छोटी बच्ची जब बड़ी होकर किसी और के घर जाने लगती है तो तुम इस बात को सहन नहीं कर पाई, इसलिए तुमने एक षड्यंत्र रचा। असल में तुमने अपने गार्डन में एक ऐसा फूल लगाना शुरू किया जिसके अंदर एक जहर होता है, जिसे खाने पर इंसान को अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। इस फूल के रस को तुमने अपनी मधुमक्खियों को दिया, जिससे तुमने वो जहरीला शहद तैयार किया जो तुमने मुझे चाय के साथ दिया था, जिसके कारण मुझे अजीब अजीब चीजें दिख रही थी, जो सिर्फ मेरा एक भ्रम था। यही शहद तुम अपनी बेटी को खिला रही थी, जिसके कारण उसे वो बच्चों की अजीब आत्माएं दिखने लगी और वो बहुत कमजोर और बीमार हो गई, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जिसे तुम्हारी जरूरत थी, और यही तुम चाहती थी। लेकिन एक दिन तुम्हें नींद आ गई और तुम्हारी जगह ओल्गा एलिशा के पास देखभाल के लिए रुक गई। और जब रात को एलिशा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी, उसने वही चाय और शहद दवाई समझकर एलिशा को पिला दी, लेकिन उससे गलती से ज्यादा शहद चाय में डल गया, जिसके कारण नींद में ही एलिशा की मौत हो गई। तुम्हें इस बात का पता चल गया तो तुमने उसकी पीठ पर पंजे का निशान बनाकर खुद ही उसे बालकनी से नीचे धकेल दिया, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि बच्चों की आत्माओं ने ऐसा किया। नौसिखी डॉक्टर फेरियर, अंधविश्वास में भरोसा रखने वाले पुलिस ऑफिसर विटाले और केयरलेस हाउसकीपर ओल्गा के सामने बड़ी आसानी से तुमने इस खून को छुपा लिया। लेकिन एरिएडने की बात से मेरा शक तुम पर गया जब उसने कहा कि रोवेना जी का पैसा गया कहाँ, क्योंकि महल की हालत बहुत खराब थी और उसे मरम्मत की जरूरत होते हुए भी रोवेना ने महल को ठीक नहीं करवाया था। तो हो ना हो शायद कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था एलिशा के खून के एवज में। तुमने काफी समय तक उस ब्लैकमेलर को पैसे देती रही, लेकिन जब पैसे खत्म हो गए और इस महल की पिकने की नौबत आ गई, तुमने इस ब्लैकमेलर के चुंगल से निकलने का फैसला किया। तुम्हें 2 लोगों पर शक था, एक तो डॉक्टर फेरियर, जिन्हें शायद ये पता लग गया था कि एलिशा को जहर दिया गया है, और दूसरा शक जाता था जॉयसे पर, जिसे तुम्हारी बेटी एलिशा के बारे में काफी चीजें पता थी। तुम इन दोनों को रोकना चाहती थी, पर कैसे? तभी एरिएट कहती है, ओ इसलिए रोवेना ने आत्माओं को बुलाने वाली रिचुअल को करवाया, वो भी एक भूतहा महल में, ताकि दोबारा से उन बच्चों की आत्माओं के आड़ में वो इन दोनों लोगों को मार सके। पॉयरोट कहते हैं, ठीक 12 बजे सबसे पहले उसने मुझे जॉयसे समझकर मुझ पर हमला किया, फिर उसने जॉयसे को ढूंढा और उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया। रोवेना कहती है, नहीं, मैं तो ओल्गा के साथ थी 12 बजे। ओल्गा भी कहती है, हाँ, ये तो मेरे साथ थी म्यूजिक रूम में जब 12 बजे थे। पॉयरोट कहते हैं, नहीं, रोवेना ने म्यूजिक रूम की घड़ी पीछे कर दी थी। ओल्गा, क्योंकि तुम म्यूजिक रूम में थी, तुम्हें बाहर वाली घड़ी पर 12 बजने और किसी भी तरह की और आवाज सुनाई ही नहीं दी। जॉयसे को मारने के बाद फटाफट रोवेना तुम्हारे साथ म्यूजिक रूम में आ गई और तुम्हें लगा कि जॉयसे की मौत जब 12 बजे हुई, रोवेना तुम्हारे साथ थी। फिर विटाले कहते हैं, तो डॉक्टर फेरियर को किसने मारा? पॉयरोट कहते हैं, हाँ, रोवेना ने मुझे चाबी तो दी थी, लेकिन उन्होंने फेरियर को हथियार से नहीं, टेलीफोन से मारा। उन्होंने फेरियर को फोन किया, उसे कहा कि मैं जानती हूँ तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मैंने अपनी बेटी एलिशा को मारा है, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे बेटे को भी मार दूंगी। तुम्हें खुद को अपनी पीठ पर चाकू मारना होगा, क्योंकि फेरियर अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने खुद को चाकू मार लिया। सभी लोग रोवेना की तरफ देखकर चीखने लगते हैं, तुम हत्यारी हो, तुम हत्यारी हो। रोवेना कहती है, नहीं, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी,
जो भी हुआ गलती से हुआ था। तभी वो एकदम से महल का दरवाजा बंद कर देती है। पॉयरोट सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। उन्हें रोएना अलीशा के कमरे की बालकनी में मिलती है। रोएना कहती है, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, वो सिर्फ मेरी थी, किसी और की नहीं। तभी जोर की बिजली कड़कती है और पॉयरोट को रोवेना के पीछे एक पल के लिए अलीशा हवा में दिखती है। पॉयरोट सहम उठते हैं और अगले ही पल अलीशा का हाथ रोवेना को नीचे खींच लेता है, जिसके कारण रोवेना बहुत ही ऊंचाई से पानी में लकड़ियों के बीच गिरती है और मर जाती है। अगले दिन पुलिस वाले तीनों लाशों को महल से ले जाते हैं। रोवेना की मौत को पुलिस की रिपोर्ट में सुसाइड दर्ज किया जाता है। सबसे पहले पॉयरोट विटाली से मिलते हैं, जो उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि आप मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए सर, लेकिन पॉयरोट उन्हें माफ कर देते हैं। इसके बाद वो लियोपोल्ड से मिलने जाते हैं, जिसे ओल्गा ने गोद ले लिया होता है। पॉयरोट कहते हैं, लियोपोल्ड, इस महल में जो भी हुआ उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मत मानना। ओल्गा कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं? तभी लियोपोल्ड कहता है, लेकिन ये सब मेरी गलती से ही तो हुआ है। पॉयरोट कहते हैं, मैं जानता हूँ, ये पैसा तुमने अपने लिए नहीं मांगा था। लियोपोल्ड कहता है, पापा बीमार रहते थे और काम नहीं कर सकते थे, इसलिए मुझे रोवेना जी को ब्लैकमेल करना पड़ा ताकि मैं उनके इलाज का खर्चा उठा सकूं। असल में मुझे उनके जहरीले शहद के बारे में उनकी लाइब्रेरी की किताब से पता चला और मैंने ऐसे ही इस बात का पता लगाने के लिए उन्हें ब्लैकमेलर के रूप में चिट्ठी भेज दी और मेरा शक सही निकला, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इसके कारण मेरे पिता मुझसे छिन जाएंगे। पॉयरोट कहते हैं, मैं जानता हूँ लियो, तुम्हें इस बात का बहुत पछतावा है। मैं बस यही कहूंगा कि तुम इस पैसे को अच्छे से इस्तेमाल करना, हो सके तो डेस्टिमोना और निकोलस की मदद करो। उधर बाहर निकोलस डेस्टिमोना को कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम अमेरिका पहुंच कर ही रहेंगे। लेकिन तभी ओल्गा वहां आती है और कहती है, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हें अमेरिका भेजूंगी। डेस्टिमोना ओल्गा के गले लग जाती है। जाने से पहले लियोपोल्ड पॉयरोट को फिर कहता है, इस केस को सॉल्व करने के लिए आपको बधाई हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसी ने आपकी मदद की है ना? मैं जानता हूँ आपने अलीशा की आवाज सुनी थी। पॉयरोट मुस्कुराते हुए लियोपोल्ड को अलविदा कहते थे। अंत में पॉयरोट एरिएडने से मिलते हैं, जो उन्हें कहते हैं कि मैं तुमसे कोई माफी नहीं मांगूंगी, तुमने मेरी कहानी पूरी बर्बाद कर दी, अब मुझे एक नई कहानी लिखनी होगी तुम्हारे ऊपर। वो तभी पॉयरोट की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें महल में कुछ दिखा था है ना? बताओ मुझे पॉयरोट, तुम्हें क्या दिखा था? लेकिन पॉयरोट मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम मुझ पर किताब लिख सकती हो, बस मेरा नाम इस कहानी में इस्तेमाल मत करना।